हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 7th क्लास की इतिहास की एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, जो कि है जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इससे पहले की जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, वो पूरी हमने एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की वो कंप्लीट कर ली है। अगर आप चाहें तो उसके वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट। ओके, इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम ये वीडियोस पोस्ट कर देते हैं, तो वहाँ से भी आप उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये चैप्टर जो है जनजातियों से संबंधित है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए हम डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में, इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इसमें ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, तो देखते हैं इसमें क्या है कि अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे, और नहीं न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जा रहा है, मतलब जो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे उस समय भी। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती में अपना जीविकोपार्जन करती थीं। खेती से अपना जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीविका चलाती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूलीं। सामान्यतः वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। किनका? इन जनजातियों का। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। यानी वे नहीं चाहते थे कि हमारे जो संस्कृति है इसमें कोई दखलंदाजी दे। लेकिन जनजाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। यानी जाति आधारित और जनजातीय समाज ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, कौन सी जनजाति? खोखर जनजाति कहाँ की थी? पंजाब से, जो 13वीं और 14वीं सदी के दौरान, मतलब आज से लगभग 700-800 साल पहले के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो किनको बनाया था? कमाल खान गख्खर कौन थे? जो खोखर जनजाति से संबंध था इनका। ओके। मुल्तान और सिंध
जो कि पाकिस्तान में है, मुल्तान और सिंध में मुग़लों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो आगे बढ़ें इससे पहले हम ये मानचित्र थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र। तो मानचित्र से चीज़ें याद रहती हैं। देखिए पंजाब के क्षेत्र में जो खोखर जनजाति का हमने यहाँ पर जो बात की ऊपर, वो यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में थे। खोखर, गख्खर, जंजूहा, लंगाह, ये सब हैं। बलूची जो बलूचिस्तान क्षेत्र में है। इसके अलावा अरघुन, ठीक है, ये भील जनजाति यहाँ थी। इस मानचित्र का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं चाहें तो, ओके। और हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। गद्दी उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ का जो हिस्सा है उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कुल। तो कुल क्या किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो कभी कभी कुछ परिभाषाएँ होती हैं जिनको देख लेना चाहिए। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, तो राजा मान सिंह कौन थे, अकबर के सेनापति। राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। तो चेर जनजाति कहाँ थी, दक्षिण भारत में। हम आपको मानचित्र में दिखा देते हैं, हालांकि यहाँ पे दिया लिखा नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है चेल, चोर और पांडे, इनका इलाका था ये, ओके। चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। किसने, औरंगजेब ने, और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो जनजातियों का यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा है कि रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। तो ये भील जनजाति है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कौन कौन सी जनजातियाँ, कोली और बेराद और बाकी दूसरी जनजातियाँ कहाँ रहती थी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। कहाँ, एक तो पश्चिम भारत में और मध्य भारत में भीलों की जनजाति। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। मतलब इसी जनजाति से निकलकर लोग खेतिहर बन गए थे और जमींदार तक बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। शिकारी संग्राहक ये हम लोग पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में देखा था क्या होते हैं शिकारी संग्राहक, ओके। मतलब जो शिकार करते हैं और चीज़ों को इकट्ठा करते हैं उनको शिकारी संग्राहक कहते हैं। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड बड़ी तादाद में फैले हुए थे। अब खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। विनिमय मतलब आदान प्रदान, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ चित्र। घुमंती व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। तो उसकी व्यवस्था यहाँ पे दी गई उसके बारे में। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। अब खानाबदोश और भ्रमणशील समूह ये होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें
से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायन एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर एक जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, मतलब ये लौट कर भी आते हैं वहाँ। ओके, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। तो टांडा किसे कहा जाता था? बंजारा जो लोग होते थे उनके कारवां को, कारवां मतलब जो जाते थे भीड़ बनाकर, झुंड बनाकर, उसको टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा था, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब बंजारे, इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हालांकि अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्नैपशॉट लेके और पढ़ सकते हैं आप। ओके, कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकुंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, जो अध्याय 2 में देखा था, के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच में हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित हैं। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। तो नज़दीक से एक नज़र, यहाँ पर एक गोंड महिला का एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो नज़दीक से एक नज़र, इससे पहले यहाँ पे लिया गया स्थानांतरित कृषि क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ये पूछा जाता है
किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसलें बो दी जाती हैं। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है, यानी इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ओके, नज़दीक से एक नज़र। तो पहले गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, यानी बहुत बड़ा राज्य था। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, 84 किसे कहा जाता था। तो 84 गांव की जो इकाइयाँ होती थी उनको 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, यानी जो 84 थी उनको भी तोड़ दिया जाता था बरहोतों में, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे, यानी 7 समूह ऐसे बन जाते होंगे। अगर 84 हैं तो उनको 12-12 के 7 समूह बन जाते होंगे, जिनको बरहोत कहा जाता था। ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। और आगे है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने। ये नाम याद रखिए आप। उनके पुत्र दलपत ने महोवा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गढ़कटंगा के गोंड राजा थे अमन दास, उनके बेटे का नाम था दलपत, जो कि और दलपत ने ही महोवा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की बेटी जो थी रानी दुर्गावती से विवाह किया था। किसने? दलपत ने। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली, यानी रानी दुर्गावती के बेटे का नाम था वीर नारायण। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। किसकी? रानी दुर्गावती की हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ मारा गया। अब यहाँ पे लिख दिया गया है, एक नक्काशीदार दरवाज़ा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश का। तो ये उसका चित्र है। इसके बाद एक गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। किसने? मुगलों ने। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब है अहोम जनजाति के बारे में। अहोम लोग, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गोंड जनजाति जिनके बारे में हमने ऊपर देखा, और फिर अहोम, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो ये कब आए थे? 13वीं सदी में आए थे, म्यांमार से आए थे। उन्होंने भूइयाँ कहते हैं भूस्वामी को, भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। ये जो लोग आए थे वहाँ से, म्यांमार से, इन्होंने 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 में और कोच हाजों 1581 में
के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग्नेय अस्त्रों मतलब अग्नि के अस्त्रों का। अस्त्र किसको कहते हैं? जो हथियार फेंक कर मारा जाता है। और शस्त्र कहते हैं जो हाथ में लेकर जिससे लड़ा जाता है, जैसे तलवार जो है, ये बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनको। जो शस्त्र होता है वो हाथ में लेकर लड़ा जाता है, जैसे कि तलवार, गदा। अस्त्र होता है जिसको फेंक कर मारा जाता है, जैसे कि बम। ओके, अब है हाँ, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो अहोम राज्य पर हमला जो मुगलों ने किया था, ये किसके नेतृत्व में किया था? मीर जुमला के नेतृत्व में सन 1662 में। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जो गारो, खासी, जैंतिया, ये जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, ये नागा जनजाति का क्षेत्र है। यहाँ पे चुटिया और मिरिस, ये जनजातियाँ जो म्यांमार से आई थी, यह है म्यांमार, पड़ोसी देश। ओके। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजे जाते थे। पाइक यानी जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। कान के आभूषण, कबोई, नागा जनजाति, मणिपुर, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ओके, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जनजातियों से संबंधित शब्द खेल का क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कुलों को कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिसको खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में, जिनका काल था 1714 से 44 तक के काल में, हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गईं, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना
कि इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ओके, अब ये चैप्टर समाप्त होता है और है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब हमारे देश के अलावा दूसरी जगह, मंगोल के बारे में। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, और उस मैदान का नाम है स्टेपी, और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। कौन लोग? मंगोल लोग। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। किसने? चंगेज खान ने। किसको किसको? तुर्की और मंगोलों को। अपनी मृत्यु के समय 1227 में अपनी मृत्यु के समय वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। कौन? चंगेज खान। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है और इसको बहुत आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए तो। अब जैसे यहाँ पर जो कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि दुर्गावती गढ़कटंगा से संबंधित थी। कुल जो है ये खेल जो है उसको कहा जाता था। ये सब आप कर सकते हैं। श्रमिक है, उन्हें पाइक कहा जाता था। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।